सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है एंड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर हम इसकी थ्योरी करेंगे, सारा थ्योरी पार्ट समझेंगे उसको कि जो रेट लॉ है, रेट लॉ कैसे लॉ ऑफ मास एक्शन से डिफरेंट है, वो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारी सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो हमारी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे कि जहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या किया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस की टर्म्स में हमने उसको रिप्रेजेंट किया। वो हमारी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। ये हमारे क्या होंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब टाइप 2 लगा सकते हो न्यूमेरिकल्स के अंदर। ओके, इसके अंदर हम थ्योरी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देन फिर मैं आपको डीपीपी दूंगा, डीपीपी को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा पैक हो जाएगा। ओके, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी लॉ ऑफ मास एक्शन काम करता है, उसको हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हम इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात नहीं करते, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन ही बोलते हैं उसको। ओके, देखो लास्ट क्लास में हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था वहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात की कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम अगर हमें रिएक्टेंट गिवन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसकी हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये सारा करने के बाद फिर क्या आया, लॉ ऑफ मास एक्शन आया। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है, कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है, तब हमें किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हमें प्रोडक्ट का कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रिएक्टेंट से ही क्या चल जाएगा, हमारा सारा का सारा काम चल जाएगा। कि हमें प्रोडक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रिएक्टेंट बस हमें क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। हमें रिएक्टेंट गिवन होनी चाहिए, उसके स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट हमें क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए, और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हम रेट ऑफ रिएक्शन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, गिवन बाय गुलबर्ग एंड वेग। अब देखो जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा। लेट्स से कि कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में जो हमारा ए है और जो हमारा बी है, ये क्या है, ये हमारे मेन रिएक्टेंट है। कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, हमारे मेन रिएक्टेंट है। कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं। इनसे क्या बना, इनसे हमारा प्रोडक्ट बना, इनसे क्या बना, इनसे हमारा प्रोडक्ट बना। अब ए कैपिटल ए और कैपिटल बी तो क्या है, ये हमारे मेन रिएक्टेंट हो गए। स्मॉल ए और स्मॉल बी ये क्या होंगे, ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गए। जो स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या हो गए, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे। कि जो हमारा ए रिएक्टेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल है, जो हमारा बी रिएक्टेंट है कैपिटल बी, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, स्मॉल बी होगा। तो ये क्या हो गया, एक हमारी जनरल इक्वेशन हो गई है। कह रहे हैं कि जनरल इक्वेशन पे अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम उस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगवाएं, तो ये कहता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट है, जो हमारा रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन, कि ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन इनटू बी कंसंट्रेशन, रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये क्या होगा, ये हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा कि चलो जैसे तुमने पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था वो तो हम एक निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट एक तरीका और है, हम रेट ऑफ रिएक्शन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना प्रोडक्ट की हेल्प से। बस हमें रिएक्टेंट चाहिए, और रिएक्टेंट की क्या चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहिए। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उनका प्रोडक्ट, और रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनकी पावर किस में आएगा, उसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी क्या आएगा, उसकी पावर में आएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा रेट होगा। ओके, तो उसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन, according to this law rate of reaction is directly proportional to
According to this law, rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reactant product of active masses of reactants raised to power their stoichiometric coefficient. रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्शन। अब देखो एक्टिव मास क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास होता है कि जो मास उस टाइम रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है वही हमारा एक्टिव मास होता है। अगर हमारी गैस है, गैस के लिए हम एक्टिव मास हमारा प्रेशर भी हो सकता है और हमारी कंसंट्रेशन भी हो सकती है। जो गैसेज है, जो हमारा एक्टिव मास है गैसेज के लिए क्या हो सकता है, गैसेज के लिए हम प्रेशर भी ले सकते हैं कि गैस का प्रेशर, या फिर हम उसकी कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं कि गैस की कितनी कंसंट्रेशन है, कि मोलैरिटी, गैस की भी तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं ना, तो प्रेशर या कंसंट्रेशन की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई हमारा लिक्विड है, सॉल्यूशन है, या फिर उसके अंदर आयंस की फॉर्म में है, तब हम इसकी क्या करते हैं, हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, मतलब मोलैरिटी की बात करते हैं। सॉलिड के लिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये क्या होगा, रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कि जो एक्टिव मास है रिएक्टेंट का, मैंने यहाँ पे एक्टिव मास लिया, इसका कंसंट्रेशन लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं लिखता हूँ इसका मतलब है कि मैं उसको कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन ए की इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, इस पे जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, लिख लेना ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये हो गया प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। बच्चे इसको गलत लेते हैं, मल्टीप्लाई है इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको क्या करेंगे, उसको हम उसकी पावर में कर देंगे। तो यही क्या होगा, यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो। किसने कहा ये, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा रेट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी। ये क्या हो गया, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, तो जो हमारा रेट है, रेट किसके इक्वल आएगा, के इंटू ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमें के कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेट कांस्टेंट। आगे हम इसके बेस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। रेट कांस्टेंट का बहुत अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है ये। अभी समझो कि रेट कांस्टेंट हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो हमने एक रेट कांस्टेंट को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। सिंपल सी बात, क्लियर है ये। ओके, रेट कांस्टेंट आ गया हमारे यहाँ पे। अगर ए की भी कंसंट्रेशन 1 हो और बी है, बी की भी कंसंट्रेशन क्या हो, 1 हो। अगर मैं ए की भी कंसंट्रेशन को 1 ले लूँ और बी की भी कंसंट्रेशन को क्या करूँ, मैं 1 ले लूँ, तो अगर मैं दोनों की कंसंट्रेशन को 1 लूंगा तो जो मेरा रेट है, रेट लगा लो या फिर रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो आप, एक ही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, वो के इक्वल आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, के। यहाँ पे जो के होता है ना, स्मॉल के होता है वो। जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसके इक्वल आएगा, के इक्वल आएगा वो। तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ इक्वेशन of a chemical reaction is equal to rate of reaction is equal to rate of reaction। जब हमारा रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो। कब होगा, जब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, 1 होगी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 होगी। इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स is taken to be unity। concentration of all reactants is taken to be unity। अगर हम जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम 1 ले लें, उसको यूनिटी ले लें, तब जो हमारा रेट कांस्टेंट है वही किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा।
अगर जब ये रेट कांस्टेंट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो गया, इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक मतलब किसी फिक्स कर दिया, स्पेसिफिक मतलब फिक्स हो गया। क्या फिक्स किया हमने, रिएक्टेंट की जितने भी रिएक्टेंट है सबकी कंसंट्रेशन को हमने यूनिटी ले लिया, तो उसको क्या कर दिया, उसको एक तरह से हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। उसी को बोल दिया हमने स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। वही क्या होगा हमारा, वही होगा हमारा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होगा हमारा। समझ आ गया हमारा रेट कांस्टेंट क्या है। रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। जब जब हमारे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, सबकी वो यूनिटी होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, यूनिटी होगी। ओके, तो ये क्या होगा, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ये हमने पहले भी क्या हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने सारा अच्छे से स्टडी किया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे हम उसको लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर हम उसको रेट लॉ से, जो हम रेट लॉ पढ़ेंगे हम उससे हम उसको रिलेट करा सकते हैं। ओके, तो हमने अभी देखा कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हमारी कोई इक्वेशन है तो इसके अंदर जो हमारा रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, वो इक्वल है के ए रेस टू पावर ए एंड बी रेस टू पावर बी के क्या है, वो इक्वल है। ए रेस टू पावर ए एंड बी रेस टू पावर बी के क्या है, वो इक्वल है। तो ये तो आ गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो, अब ना हम नई एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो, पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि मैं आपको दो टाइप की रिएक्शंस बताता हूँ। मैं आपको दो टाइप की रिएक्शन बताता हूँ। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर किया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टाइप तो मैंने आपको वहाँ बता दी थी, एक टाइप में और बताता हूँ। देखो, लेट्स से कि एक के अंदर तो हमारा 100 ग्राम है। हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पहले कितना है, मैक्सिमम 100 ग्राम है। 100 है वो, 100% मान लो, 100 ग्राम मान लो। 1 मिनट में वो 50 हो गया। 1 मिनट में क्या हो गया, वो 50 हो गया। पहले 100 था, 1 मिनट में क्या हो गया, 1 मिनट में वो 50 हो चुका है। तो अब कितना आ गया, 50 आ गया। अगले 1 मिनट में वो 0 हो गया। अगले 1 मिनट में क्या हो गया, वो 0 हो गया। भाई पहले स्टार्टिंग में क्या था, 100 था, पूरा 100 ग्राम था। रिएक्टेंट की बात करें हम, ये रिएक्टेंट की। तो उसके बाद क्या हुआ, 1 मिनट में जो रिएक्टेंट है हमारा वो 50 रह गया। 1 मिनट में रिएक्टेंट क्या रह गया, हमारा 50 रह गया। और अगले 1 मिनट में क्या हुआ, जो हमारा रिएक्टेंट है वो कितना हो गया, 0 हो गया। अगले 1 मिनट में रिएक्टेंट क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं हम ये। अब मैं पूछूं कि बताओ रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम कितना है, रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हुई है। तो आप बोलोगे सर 1 और 1 2 मिनट। तो कंप्लीशन टाइम कितना हो गया इसका, कंप्लीशन टाइम हो गया हमारा 2 मिनट। कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 2 मिनट हो गया। सिंपल रिएक्शन है, पहले 100 था, 1 मिनट बाद 50 और अगले 1 मिनट में 0। तो रिएक्शन का हो गया, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गया। ओके, ये होगी हमारी एक टाइप की रिएक्शन। फिर हमने देखा कि सारी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, सारी रिएक्शंस इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, कुछ एक अलग ट्रेंड हो रहा है। ये ट्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि फर्स्ट सेक्शन में बताया था कि लेट्स से कि स्टार्टिंग में हमारा 100 है, स्टार्टिंग में हमारा जो रिएक्टेंट है 100% मान लो, 100 ग्राम कुछ ही मान लो, 100 है। 1 मिनट में वो 50 हो गया। 1 मिनट में क्या हो गया, वो 50 हो गया। अब देखो 1 मिनट में क्या हो गया, हाफ हो गया। 1 मिनट में क्या हो गया, हाफ हो गया। अगले 1 मिनट में 50 का हाफ होगा। अगले 1 मिनट में क्या होगा, 50 का हाफ होगा। कितना हो गया, 25 हो गया। अगले 1 मिनट में क्या होगा, 50 का हाफ होगा तो कितना होगा, 25 होगा। अगले 1 मिनट में 25 का हाफ होगा तो कितना बचेगा, 12.5 बचेगा। अगले 1 मिनट में 25 का हाफ हो गया तो कितना होगा, 12.5। अगले 1 मिनट में 12.5 का 50% क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। कितना होगा, 6.25 बचेगा। अगले 1 मिनट में भी सेम हो, 3.25, तो ये भी क्या होगा, 1 मिनट। तो इस तरह से रिएक्शन ये हमारी चलती रहेगी कि पहले कितना था, 100 था, 100 का 50% यूज हो गया 1 मिनट में, 50 रह गया। अगले 1 मिनट में उसका 50% यूज होगा, जो इनिशियल बचेगा। कितना बचेगा, 50 बचेगा। 50 का 50% 25 यूज होगा, 25 बचेगा। अब 25 का 50% यूज होगा, कितना बचेगा, 12.5। 12.5 का 50% यूज होगा तो कितना बचेगा, 6.25। तो हमने देखा कि सारे इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, इस ट्रेंड को भी फॉलो करने वाले बहुत सारे हैं। इस ट्रेंड को भी बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन है वो इस ट्रेंड को भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब अगर मैं इसका बात करूं, इसका कंप्लीशन टाइम कितना आएगा,
जितना मर्जी कर लेना, लास्ट में चाहे 10 20 50 जीरो आ जाए, वही दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इसका ये रिएक्शन हमारी कभी कंप्लीट नहीं होगी, ये रिएक्शन हमारी कभी भी कंप्लीट होने वाली ये रिएक्शन नहीं है, नेवर कंप्लीट, नेवर कंप्लीट। अगर फिर भी हमें कंप्लीशन टाइम लिखना है तो लिख लो इन्फिनिटी, अगर हम फिर भी कंप्लीशन टाइम लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनाइट टाइम लेगी ये कंप्लीट होने में, ओके, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी 0.000 आ जाएगी, तो उसको मान लें कि वो अप्रोच किया, किसको करके, जीरो को अप्रोच कर गया, तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्चुअल में वो तभी भी कंप्लीट नहीं होती, समझ आ गया। तो देखो, एक तो इस टाइप की रिएक्शन थी और एक इस टाइप की रिएक्शन थी। अब जरूर नहीं कि दो टाइप, और भी बहुत सारे टाइप की रिएक्शन हो सकते हैं, उसमें अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं कि किसी में कितना डिक्रीज हुआ, फिर कितना डिक्रीज हुआ, अलग अलग वेरिएशंस को फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50 लिया, चेंजेस भी हो सकते हैं वहाँ पे, तो वही बोल रहा हूँ। देखो, जो केमिकल रिएक्शन है वो पर्टिकुलर एक ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, वो अलग अलग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। कोई इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, कोई इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, कोई इन दोनों को फॉलो नहीं कर रहा, कोई अपने एक अलग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो तो देखा गया कि नहीं, इनको ना हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो इस स्टैंड को फॉलो करेंगे उनको हम ये नाम देंगे, जो इस स्टैंड को फॉलो करेंगे उनको हम ये नाम देंगे, जो इस स्टैंड को फॉलो करेंगे उनको हम ये नाम देंगे। तो हम उसको सबको जनरलाइज कर दिया कि कोई और नया ट्रेंड मर्जी आ जाए, हमारे पास उसका निचोड़ है, हमारे पास उसका रिजल्ट है कि अगर ये इस ट्रेंड को फॉलो करेगा तो ये होगा। तो हमने देखा कि एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑर्डर, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्डर, कि ऑर्डर के बेस पे रिएक्शन को कैटेगराइज कर देते हैं कि अगर कोई इस ट्रेंड को फॉलो करेगा तो उसको नाम दे दिया जीरो ऑर्डर। इस ट्रेंड को अगर कोई फॉलो करेगा तो उसकी रिएक्शन को बोलेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई इस ट्रेंड को फॉलो करेगा, अब देखा गया, अगर कोई इस ट्रेंड को फॉलो करेगा तो उसको बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो अगर कोई इस ट्रेंड को फॉलो करेगा तो उसको बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी और सारे अलग अलग ट्रेंड आएंगे तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, इन्फिनिटी तो नहीं होंगे खैर, और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, उसको जो रिएक्शन है रिएक्शन को कैटेगराइज कर दिया कि अगर वो इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो जीरो ऑर्डर, इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, और अलग ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो उनका ऑर्डर भी क्या होगा, वो अलग होगा। तो यहीं से कंसेप्ट आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहीं से क्या कंसेप्ट आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमारा नया कंसेप्ट आया कि हमें जो केमिकल रिएक्शंस है ना, केमिकल रिएक्शंस को ऑर्डर के बेस पे कैटेगराइज करना पड़ेगा अगर हम उसको सही से स्टडी करना चाहते हैं, अगर हम उसको सही से टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे तो टाइम लग रहा है सिर्फ 2 मिनट, यहाँ पे टाइम क्या लगेगा 2 मिनट, यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो रही। तो जब तक हमें ऑर्डर नहीं पता होगा, जब तक रिएक्शन की कैटेगरी नहीं पता होगी, तब तक हम उसका टाइम भी सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम कंप्लीशन टाइम निकाल नहीं सकते। तो हमें कंप्लीशन टाइम निकालने से पहले हमें उसकी टाइप ऑफ रिएक्शन का पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर है, +1/3 ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है, -1/3 ऑर्डर है, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकते हैं वो। तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहीं से नया कंसेप्ट आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने से पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, सारे कंसेप्ट लिखाऊंगा उसमें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नया कंसेप्ट आया। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा फॉर्मूला है ना, हमारा फॉर्मूला ये है, रेट ऑफ रिएक्शन = K A की पावर A B की पावर B। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, K A की पावर A और B की पावर B। कि कहते हैं जो है हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि रिएक्शन का ऑर्डर होगा A की पावर जो A है और B की पावर जो B है, A प्लस B को क्या कर दो, ऐड कर दो, A प्लस B को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये क्या होगा, ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इन्होंने अब क्या तो दिया इन्होंने आसानी से बोल तो दिया कि जो हमारा फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले के अंदर जो हमारे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको क्या कर दो, उनका सम कर दो, वही क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर होगा। लेट्स से कि A1 है B2 है, इसलिए A1 है 2 है, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3। कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 3 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 3 होगा। अब इन्होंने आसानी से बात बोल तो दी, अब इसको प्रूफ भी तो करना था। प्रूफ जब करने गए तो कभी तो ये सही प्रूफ हो रहा था और कभी ये क्या हो रहा था, गलत प्रूफ हो रहा था। कभी तो बात सच थी कि हाँ A प्लस B को ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर निकल रहा है, अच्छी बात है। कभी कर रहे थे निकल ही नहीं रहा, ये कभी कर रहे थे निकल रहा। तो हमने देखा वहाँ पे मैंने आपको एक टाइप की रिएक्शन कराई थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप। स्टेप के बेस से मैंने आपको 2 टाइप की रिएक्शन कराई थी, एक थी एलिमेंट्री रिएक्शन और एक थी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, जो एक ही स्टेप में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो मोर देन 1 स्टेप की रिएक्शन होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4, 5, 10, 15 ऐसे बहुत सारे स्टेप्स भी लग सकते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने में।
तो एलिमेंट्री रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप रिएक्शन, दैट इज मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो हमने देखा कि किसी के लिए तो सच आ रहा था, किसी के लिए बात गलत साबित हो रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो देखा कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस थी उनके लिए तो बात सच थी, ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन थी उनके लिए तो बात क्या थी? सच थी। उनके लिए तो बात, उनका जो ऑर्डर आ रहा था वो क्या आ रहा था? A+B आ रहा था। पर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी उनका ऑर्डर A+B नहीं आ रहा था। तो लिखा हुआ बात यहाँ पे, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर क्या होगा हमारा? A+B होगा। ऑर्डर क्या होगा हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर है ये, वो क्या होगा? A+B होगा। और फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू A+B। कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो बात ये सही थी, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बात ये सही नहीं थी। एलिमेंट्री रिएक्शन तो इस चीज को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन ने सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऊपर लगा दिया शुरू में। सारी बात उनको लगी कि हमारी तो जो थ्योरी है वो बिल्कुल सच है, उसमें तो कोई झोल है ही नहीं। पर उसमें तो एक्चुअल में झोल निकला, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो बात सच थी, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बात ही सच नहीं थी। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन से हम इजिली करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें सही ऑर्डर के बारे में नहीं बताता। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तो इसका आंसर सही आएगा, बट अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तब इसका आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ओके, अब देखो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो जो उसके स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन होंगे उससे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं? बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। किस स्टेप को उठाएं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए? किस स्टेप को उठाएं हम? हमें कैसे पता कि कौन सा स्टेप? सभी स्टेप्स को उठाएंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये सही नहीं आ रहा था। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लॉ ऑफ मास एक्शन से बिल्कुल करेक्ट नहीं बता सकते। ओके, तो इसके बाद हमारा एक नया कंसेप्ट आया, उसको बोलते हैं हम रेट लॉ। उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया, वो क्या है हमारा? रेट लॉ। कि रेट लॉ एक नया कंसेप्ट आया। रेट लॉ ने देखा कि चलो लॉ ऑफ मास एक्शन ने तो गलत बोल दिया कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो हम बता ही नहीं सकते। कहते हैं कि जो रेट लॉ है ना, रेट लॉ ने बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट लॉ ने क्या दी? बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट लॉ ने क्या कहा? रेट लॉ ने कहा कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, जैसे हमारी इक्वेशन है A+BB गिव्स प्रोडक्ट। रेट लॉ ने कहा, पहले रेट लॉ लिखेंगे हम यहाँ पे, रेट लॉ। रेट लॉ ने कहा कि जो हमारी ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन का जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, केमिकल निकालेंगे हम, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगा? K, A और B। कहता है जो A और B होंगे ना, जो A और B हमारे रिएक्टेंट होंगे, जो उनकी पावर होगी, उनकी पावर उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा। जो उनकी पावर है, उनकी पावर उनको हम A और B नहीं लिख सकते। अगर आप A और B लिख रहे हो तो आप क्या हो? गलत हो। कहते हैं कि उसको हम A और B लिखेंगे, उसको हम कोई एक नए अलग कांस्टेंट का नाम देंगे, जिसको बोलेंगे हम अल्फा और बीटा। एक हम अलग कांस्टेंट लेके आएंगे, एक अलग नंबर लेके आएंगे, जिसको हमने बोल दिया अल्फा और बीटा। कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होगा, रेज टू पावर एक्चुअल नंबर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। कहता है कि जो अल्फा और बीटा हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, कहता है ये कोई अलग नंबर है। अब जो ये अलग नंबर है उसको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थ्योरेटिकली, उसको सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं कि अगर रिएक्शन इस चीज़ को फॉलो करें तो ये होगा। हम देख के रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन है तब हम बता सकते हैं, बट अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन केस में हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या है। ओके, तो रेट लॉ आया। रेट लॉ ने क्या बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होगा, रेज टू पावर देयर एक्चुअल नंबर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। ओके, उसकी डेफिनेशन क्या आएगी? डेफिनेशन आएगी इसकी, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to rate of reaction directly proportional to product of active masses of reactant
प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactants raised to power some number raised to power some number on which rate of reaction actually depend ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। कह रहा है कि जो तुमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो तुमने स्टोकियोमेट्रिक ऑप्शन को पावर में कर दिया उसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता, वो कोई एक अननोन नंबर होते हैं उनके ऊपर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। जो ये अननोन नंबर है ना उसको हम बता ही नहीं सकते, उसको सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखो अल्फा एंड बीटा आर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। कि जो अल्फा और बीटा है ना उसको हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तो ए और बी थे और ए और बी क्या थे, स्टोकियोमेट्रिक ऑप्शन थे। उसको तो हम रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि किसके स्टोकियोमेट्रिक ऑप्शन क्या है, बैलेंस करके। कहते हैं कि ए और बी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कोई एक अननोन कोई नंबर होंगे अल्फा और बीटा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कहते हैं जो अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा को हम बता ही नहीं सकते रिएक्शन देख के, हम उसको एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्शन देख के बता ही नहीं सकते, उसको सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कह रहे कि जो अल्फा और बीटा है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ए की पावर क्या है, अल्फा, ए की पावर क्या है अल्फा, और बी की पावर क्या है, बीटा। ए की पावर अल्फा, बी की पावर क्या है, बीटा। अल्फा ऑर्डर हो गया विद रिस्पेक्ट टू ए, ए की पावर अल्फा है ना, तो अल्फा क्या, अल्फा तो ऑर्डर है, अल्फा ऑर्डर हो गया विद रिस्पेक्ट टू ए, और बीटा ऑर्डर हो गया विद रिस्पेक्ट टू बी। अल्फा ऑर्डर हो गया विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा ऑर्डर हो गया विद रिस्पेक्ट टू बी, और पूरी रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। पूरी रिएक्शन का क्या होगा, ऑर्डर होगा अल्फा प्लस बीटा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो अल्फा प्लस बीटा होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। और नेक्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा, अल्फा आएगा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी वो क्या आएगा, बीटा आएगा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, अल्फा आएगा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, वो बीटा आएगा। पूरी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना तो क्या कर दो, अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दो। सिर्फ ए का ऑर्डर बताना है तो अल्फा, बी का ऑर्डर बताना है बीटा। ऐसे जरूरी नहीं कि ए भी हो, सी भी हो सकता है। गामा ले लो तो सी का ऑर्डर क्या हो गया, गामा हो गया। कुछ और डी भी ले सकते हो, जो भी लोगे उसकी पावर होंगे, कुछ ना कुछ नंबर होंगे। वो नंबर हम ऐसे बता ही नहीं सकते, रिएक्शन देख के नहीं बता सकते, उसको सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताया, फिर वो गलत प्रूफ हो गया, सारों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पे एप्लीकेबल था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे एप्लीकेबल ही नहीं था। ओके, और जो हमारा रेटलो है, रेटलो ने बिल्कुल क्या दी, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी। लिख भी सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी एक बात देखो इस तरह से, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या है, जो हमारा अल्फा है वही हमारा ए के इक्वल, और जो हमारा बीटा है वही हमारा बी के इक्वल है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो अल्फा और बीटा क्या होगा, ए और बी ही होगा। जो उसके स्टोकियोमेट्रिक ऑप्शन होंगे वही क्या होगा, हमारा अल्फा और बीटा होगा। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन पे तो लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल था। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, एप्लीकेबल था। तो ए की पावर ए और बी की पावर बी, और ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अल्फा ए के इक्वल, बीटा बी के इक्वल। बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कि जो अल्फा है ना वो ए के इक्वल है, और जो बीटा है ना ही वो हमारा बी के इक्वल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इक्वल नहीं होगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ही क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन की लिमिटेशन थी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वो सही से ऑर्डर बता ही नहीं पाया, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सही से ऑर्डर बताया। सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में बता दिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बताया नहीं। पर रेटलो ने क्या बताया, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, वेदर इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, कोई एक अननोन नंबर्स होंगे जो क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। ओके, तो ये था हमारा रेटलो लॉ ऑफ मास एक्शन। अब मैं आपको थोड़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा और बताऊंगा, और फिर इसके बेस पे हम क्वेश्चन तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे ही। ओके, तो हमने अभी देखा कि कैसे हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन और जो रेट लॉ है कैसे वो आपस में डिफरेंट है,
और रेट लॉ हमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, वो हमें हर बार हमें करेक्ट आंसर नहीं देता, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या देता है हमें, बिल्कुल वो करेक्ट वैल्यू देता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने देखा, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको उसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा और उसके कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ की पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, देखो हमने रेट लॉ पढ़ा, अभी रेट लॉ क्या था कि लेट्स से कि कोई हमारी इक्वेशन है, उसके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई मर्जी, उससे फर्क नहीं पड़ता कि जो इसका रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन के a⁻, सम कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट, जो क्या कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, और b⁻β, ये भी क्या कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा, ये है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ओके, और जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था हमारा, वो अल्फा प्लस बीटा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, अल्फा प्लस बीटा था हमारा। ओके, तो यहीं से हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, कि सम ऑफ पावर ऑफ, सम करना है हमें, किसका करना है, पावर का, जो पावर में है, किसकी पावर में, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की पावर में है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर होगा, जो पावर होंगी, जो अल्फा और बीटा होंगे, उन्हें क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जरूर लिखना है आपने। अगर आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिखा तो इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन भी हो सकता है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या करना है आपने, बहुत जरूर लिखना है ये, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि रेट लॉ ने क्या बताया हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है उसने करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के जो एक्टिव मास है, जो उनकी पावर होंगी, उनकी पावर का जो सम होगा वही क्या होगा, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। वही क्या होगा, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, वही है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या होगा, उसको जो सम कर दो स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट का। लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाद, इन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कि जो और एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो उनका क्या कर दो, सम कर दो, वही क्या होगा, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और एलिमेंट्री रिएक्शन को इवन हम देख के, रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, बट कॉम्प्लेक्स के लिए हम ऐसा बात नहीं कर सकते, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर पता क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। लेट्स से कि 4 स्टेप में रिएक्शन हुई है। अब 4 स्टेप में क्या होता है कि 4 के 4 स्टेप ना रेट को डिटरमाइन नहीं करते, 4 में से कोई एक ही स्टेप क्या करता है, रेट को डिटरमाइन करता है, उसको बोलते हैं हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल से। लेट्स से कि कोई एक इक्वेशन है, रिएक्शन है हमारी, वो रिएक्शन हमारी लेट्स से कि 4 मिनट में कंप्लीट हो गई है, उसने 4 मिनट लिए कंप्लीट होने में, और 4 स्टेप में कंप्लीट हुई है। एक रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई है, 4 मिनट में कंप्लीट हुई है, और 4 ही स्टेप लिए हैं। अब 4 में से जो एक स्टेप है ना, 4 में से जो एक स्टेप है, उसने लेट्स से कि उसने 3 से भी ज़्यादा मिनट उसने लिए हैं, 3.5 मिनट उसने लिए हैं, 3.5 मिनट उसने ले लिए। बाकी 3 जो रिएक्शंस हैं, जो 3 स्टेप्स हैं, वो 0.5 में ही हो गए हैं, वो 0.5 मिनट में कवर हो गए हैं। अब हमारा मेन स्टेप कौन सा होगा, मेन स्टेप होगा जो हमारा स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप कौन सा होगा, जो वो सिंगल स्टेप जिसने 3.5 मिनट लिए हैं, वही क्या होगा, वही हमारा मेन स्टेप होगा। बस उसी को देखेंगे, उसी से हम क्या बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे, उसी को देख के क्या बता देंगे, हम ऑर्डर बता देंगे। तो जो उसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही एक्चुअल में क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे। जो उसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे निकालेंगे हम, और एक्चुअल में रिएक्शन को देख के हम बता नहीं सकते, एक्चुअल में रिएक्शन को देख के हम बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन लिखी होती है सिंगल एक लाइन में,
सिंगल एक लाइन में का जरूरत होना है कि वो एक ही स्टेप में हो, उसके बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। अब बहुत सारे स्टेप्स में जो स्लो स्टेप होगा उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते हैं, वही हमारी मेन रिएक्शन होती है। तो इसलिए हम ऐसे बता नहीं सकते, फिर एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं, ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके मैकेनिज्म थोड़ा पता, सबके स्टेप्स थोड़ा पता है, हमने सबकी कंडीशंस होना पता है कि लेट्स से किसी रिएक्शन के 4 स्टेप हैं, कौन सा स्लो हुआ है ये तो थ्योरेटिकल बता ही नहीं सकते, वो तो एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि स्लो स्टेप कौन सा है। तो इसलिए हम एक्सपेरिमेंटली बातें करते हैं। ओके, तो इसके बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ की पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो ये मैं बात बार बार लिख रहा हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन की, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर देगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन ये है, बताओ इसका ऑर्डर क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन का सम कर दो, कहेगी एलिमेंट्री रिएक्शन हमारी ये नहीं है, तो आप सम भी नहीं कर सकते फिर। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत है इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कई बच्चे बोलते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ हमारा पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव और जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है वो वैल्यू हमारी, कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट इन्फिनाइट नहीं हो सकता, और ना ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता। ओके, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, पॉजिटिव, negative and even fraction and even in fraction। जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन वो फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकता है, बट नेवर बी इनफाइनाइट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क का ऑप्शन में, ऑप्शन टाइप वाले में एमसीक्यू, कि बताओ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या नहीं हो सकता। अगर वहाँ पे इनफाइनाइट है तो वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। बच्चे फ्रैक्शन कराएंगे, फ्रैक्शन में हो सकता। इसलिए जरूरी है कि सारे कंसेप्ट पढ़े होने चाहिए, सारे कंसेप्ट के जो भी हमारा एक एक टॉपिक है उसके सभी पॉइंट्स, सभी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। अगर हमें सारे कंसेप्ट पता है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें सारे आते हैं, क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। ओके, तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट वो इनफाइनाइट और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। अब कई बच्चे बोल रहे हैं लॉकडाउन में, सर लॉकडाउन में घर में पढ़ाई नहीं हो रही, कैसे खुद को मोटिवेट रखा जाए। तो बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर घर में पढ़ाई नहीं हो रही, फटाफट लॉकडाउन ओपन करा दो। भाई मैं कैसे करा दूँ ओपन, मैं क्यों कराऊंगा, और मैं कैसे करा सकता हूँ ओपन। तो जो है उसके साथ चलना पड़ेगा, टाइम के साथ। टाइम के साथ जो चेंज हो जाता है वही इंसान है, और जो चेंज नहीं होता वो हमेशा वो पीछे रह जाते हैं। तो उन बच्चों के, जो बच्चे टाइम के साथ चेंज नहीं हुए, जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी को अडॉप्ट नहीं किया, वो बच्चों, उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आएगी, और इवन उनका सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा। जब ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी, क्या पता कब खुलेंगी, इतने में तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए आपने टाइम के साथ फटाफट चेंज होना है कि हाँ ऑफलाइन पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, चाहे मैं कॉपी पे वीडियो बना रहा हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड पे वीडियो बना रहा हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे टैबलेट से वीडियो बन रही है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बस आपको समझना है, कंसेप्ट ग्रैस्प करने हैं आपने। और फिर मैंने बच्चों को उसको बोला कि क्या आप, उसने बोला कि सर मैं मोटिवेट कैसे रहूँ मैं। तो मैंने कहा कि क्या तू संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखता है, कोई मोटिवेशन वीडियोस? कि सर हाँ मैं बहुत देखता हूँ। मगर छोड़ दे देखना, वो वीडियोस कोई भी मोटिवेशन नहीं दे सकती। देंगी कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन देंगी, हमें खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा, हमें खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। हमें किसी और एक्सटर्नल सब्सटेंस की जरूरत नहीं है खुद को मोटिवेट करने के लिए, हमें खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। मैंने आज तक नहीं देखी कभी इनकी वीडियोस, ना हमें देखनी चाहिए वो। हाँ कुछ टाइम के लिए वो मोटिवेशन में हमें जरूर करते हैं, बट बाद में क्या होता है, बाद में नॉर्मल। अब वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद तो 5 मिनट बाद बच्चा इतना पूरा मोटिवेट हो जाएगा कि वो कहेगा कि मैं IIT में क्या, मैं तो इससे भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, और IIT मैं क्या IIT में जाऊँगा, IIT मुझे लेने आएगी। ऐसी मोटिवेशन आती है वहाँ से। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आपका जो गोल होगा वो हमेशा फिक्स रहता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, आप वीडियो से मोटिवेट हो रहे हो, तो जो आपके गोल्स हैं वो हमेशा अप एंड डाउन होते रहेंगे। जब आप बहुत मोटिवेट हो तो इतने बड़े गोल्स बना लोगे कि बस पूछो मत। जब जैसे ही मोटिवेशन कम होता है तो आपके जो गोल्स हैं वो भी नीचे आ जाते हैं,
और फिर जब आप ऊपर वाले गोल्स के बारे में बातें करते हो तब आपको बहुत बुरा लगता है, तब आप और डिमोटिवेट हो जाते हो जितने पहले थे। तो आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। आप देखो हर एक की सेल्फ मोटिवेशन अलग अलग होती है, अपनी फैमिली को देख के कहीं करते हैं, हर एक की अपनी अपनी सेल्फ मोटिवेशन, तो उसको फाइंड आउट करो और उसके ऊपर वर्क करो। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव ये हो सकता है, बट वो इनफाइनाइट और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। सेकंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड ओनली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, कैन ओनली बी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ हम उसको एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने ये तो पढ़ लिया कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, बट उसको इनफाइनाइट या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकती। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, हमने कहा कि पॉजिटिव हो सकता है। ज़्यादातर हम 3 के बारे में बात करते हैं, मतलब जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बस इससे ज़्यादा हम बातें नहीं करते। हो सकते हैं नो डाउट, रिएक्शंस किसी भी टाइप की हो सकती हैं, बट ज़्यादा बातें नहीं करते, मतलब रेयरली ऑब्जर्व्ड, ज़्यादा नहीं है हम उसके बारे में बात करते, और ज़्यादा वो रिएक्शंस उनके ऊपर है भी नहीं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 3 आर रेयरली ऑब्जर्व। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3 से ज़्यादा हम रेयरली ऑब्जर्व होता है, वो हमें रिएक्शंस है ही नहीं जिन 3 से ज़्यादा हैं, वो थोड़ी बहुत ही गिनी चुनी रिएक्शंस हैं, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है रिएक्शंस। तो 3 से ज़्यादा की हम ज़्यादा बातें नहीं करते। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कई बार कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमने कंडीशन चेंज कर दी, हमने मैकेनिज्म चेंज कर दिया, हम उसको किसी और तरीके से कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज जाएगा। ओके, तो लिख सकते हो, बात इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may change with change in experimental condition. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में चेंज विद चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर हम उस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ इसका, कि हमारे पास HI है, पहले हमने उसको डिकम्पोजिशन कराया गोल्ड की सरफेस पे, गोल्ड की सरफेस से मतलब एड्सॉर्प्शन होगा ना, एड्सॉर्प्शन से हमने एक तरह से क्या कराया, इसको डिकम्पोज कराया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H2 प्लस I2। अब जो ये रिएक्शन है, इसका जो ऑर्डर है ये जीरोथ ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, जीरोथ ऑर्डर, मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। वहीं अगर हमने इसमें कंडीशन को चेंज कर दिया, अब जो अगर हम इसका डिकम्पोजिशन कराएं हीट की प्रेजेंस में, हीट के साथ कराएं, तो जो इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आएगा सेकंड ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा सेकंड ऑर्डर आएगा। ओके, तो वही है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करेंगे तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार चेंज हो, पर चेंज हो सकता है। बस MCQ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है? हो सकता है भाई, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो यही है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो मतलब टाइप 2 क्वेश्चंस होंगे ये। टाइप 1 क्वेश्चन थे रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमने लास्ट क्लास में किया, लास्ट हम वीडियोस में जो कर रहे थे। ये है हमारा टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, इसके बाद आपको डीपी मिलेगी, उसको सोल्व करना है, फिर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।